हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल हाउ टू सॉल्व फिजिक्स। माय नेम इज़ प्रवीण गुप्ता। आज चैप्टर सेकंड का लेक्चर थर्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जानेंगे हम डाइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन। उसके बाद डाइलेक्ट्रिक का इफेक्ट क्या होता है कैपेसिटेंस पर, और फाइनली शेयरिंग द चार्ज कैपेसिटर्स के बीच में किस तरीके से होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपनी बात स्टार्ट करनी होगी पोलर मॉलिक्यूल्स से कि पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। पोलर मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें कि सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से कॉन्साइड नहीं करते हैं, एक ही जगह पर नहीं आ जाते हैं। जैसे कि HCl मॉलिक्यूल, H2O मॉलिक्यूल, NH3, CO2, अल्कोहल और बहुत सारे। तो मेन बात क्या है इसमें, पॉजिटिव और नेगेटिव जो सेंटर है वो एक ही जगह नहीं होने चाहिए। H का जो पॉजिटिव चार्ज है उसका सेंटर अलग, और Cl माइनस का नेगेटिव चार्ज का सेंटर अलग होना चाहिए, डिस्टेंस होनी चाहिए, सेपरेट होना चाहिए। तो फिर क्या कहलाते हैं वो पोलर मॉलिक्यूल्स। फाइन, ओके। इन एब्सेंस ऑफ, यदि हम बात करते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो जो परमानेंट डाइपोल्स होते हैं मॉलिक्यूलर, वो रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं, एक ही डायरेक्शन में नहीं होते हैं। तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को ऑन एन एवरेज कैंसिल करते हैं। तो नेट डाइपोल मोमेंट इसका कितना होता है, 0, इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बात हो रही है। लेकिन यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें पोलर मॉलिक्यूल्स पर, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। आप देखें जरा किस तरीके से अलाइन हो गए हैं ये। जो पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करता है, नेगेटिव अपोजिट डायरेक्शन में। तो जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है। तो नेट डाइपोल मोमेंट रिसीव करता है पूरा का पूरा ये सिस्टम। फाइन। अब जानते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स पोलर मॉलिक्यूल्स का रिवर्स कुछ, जिनके कि सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड हो जाएं सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज के साथ में, तो ऐसे मॉलिक्यूल क्या कहलाएंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जनरली क्या होते हैं, सिमेट्रिकल शेप्स होती हैं इनकी। एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, CO2, CH4, O2, C6H6। तो ये सिमेट्रिकल जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। इनमें इनका पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के साथ कॉन्साइड हो जाते हैं। इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाएं अपन, तो इफेक्ट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव का जो सेंटर कॉन्साइड हो रहा है, तो डाइपोल मोमेंट 0 हो जाता है। तो कोई इलेक्ट्रॉन जब रोटेट करते हैं तेजी से, तो एक ही नेगेटिवली चार्ज रिंग की तरह से बिहेव करते हैं, तो इनका सेंटर वहीं आएगा जहाँ न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज है। तो कॉन्साइड हो गया, कॉन्साइड हो गया तो नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, 0। फाइन। लेकिन यदि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स पर, तो होता क्या है, देखिए जो न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करता है, और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में। तो हम कहते हैं आपके मॉलिक्यूल और इनके एटम्स क्या हो गए हैं, डिस्टॉर्ट हो गए, इनकी शेप चेंज हो गई है। ओके, कोई इश्यू नहीं है। तो नेगेटिव चार्ज एक तरफ हो गया, पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा सेपरेट हो गया है, दोनों के बीच में एक सेपरेशन आ गया है, तो एक डाइपोल का फॉर्मेशन कह देते हैं, ये डाइपोल का फॉर्मेशन हो गया। तो ये नेट डाइपोल मोमेंट को रिसीव करता है। फाइन। लेकिन ये कब होगा, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो। ओके, अब डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं। जनरली नॉन कंडक्टिंग मीडियम्स, इंसुलेटर्स जो होते हैं उनको हम डाइलेक्ट्रिक्स कहते हैं। इंसुलेटर इन विच इंड्यूस चार्ज प्रोड्यूस हो जाए, इनके फेसेस पर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें, तो ऐसे जो इंसुलेटर्स होते हैं उनको डाइलेक्ट्रिक की क्लास में हम रखते हैं, उनको डाइलेक्ट्रिक्स मानते हैं। कहने का मतलब ऐसे इंसुलेटर जिन पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें अपन, और उन पर चार्ज उनके सरफेसेस पे इंड्यूस हो जाए। ठीक है, जैसे कि एयर है, हाइड्रोजन है, CO2 है, ग्लास है, माइका है, पैराफिन वैक्स है और बहुत सारे। फाइन। पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। अब डाइलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन कैसे होता है, मान लीजिए कि ये डाइलेक्ट्रिक है आपका, ठीक है, सिमेट्रिकली हमने इनके मॉलिक्यूल्स दिखाए यहाँ पर। अब जब नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें, मान लीजिए कैपेसिटर की प्लेट है आपकी,
एक पॉजिटिव प्लेट एक नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि इनके मॉलिक्यूल है पोलराइज हो जाता है, इनका पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूवमेंट करता है, नेगेटिव अपोजिट डायरेक्शन में, राइट। ओके, तो होता क्या है देखिए कि इसके अंदर अपोजिट डायरेक्शन, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है। ई नॉट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, ईपी इंड्यूस फील्ड है, इसको इंड्यूस फील्ड कहते हैं डाइलेक्ट्रिक के अंदर। फाइन, नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, ई नॉट माइनस ईपी। तो व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करते हैं तो ये जो आपका फील्ड नेट प्रोड्यूस हुआ है वो कम हो जाता है, ई नॉट बाई के फैक्टर से रिड्यूस हो जाता है। तो यदि हम इसकी वैल्यू फाइंड करना चाहें तो हमने देखा था ई एन यानी एन का मतलब नेट, ई नॉट माइनस ई पी के बराबर होता है। ई नॉट कितना रह जाता है, ई नॉट बाई के फैक्टर से। तो के की वैल्यू हम फाइंड करना चाहें तो ई नॉट और ई नॉट माइनस ई पी आ जाएगा, ठीक बात है। तो ये पोलराइजेशन हो रहा है डाइलेक्ट्रिक के अंदर, राइट। और इसमें पोलराइज होने के बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाता है, कितने फैक्टर से, के फैक्टर से। कितना रह जाता है, ई नॉट बाई के, और के की वैल्यू ऐसी हो जाती है। फाइन। पोलराइजेशन वेक्टर, पोलराइजेशन वेक्टर इज ए मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ पोलराइजेशन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक को कितना पोलराइज किया जा सकता है वो पोलराइजेशन वेक्टर से नापा जाता है। अगर इसको डिफाइन करना चाहें तो इट्स ए डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, किसी डाइलेक्ट्रिक का डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। फाइन, इसे कैपिटल वी वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं अपन, और ये दिया जाता है एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक काई मल्टीप्लाई बाई इलेक्ट्रिक वेक्टर। आप चेक कीजिए फॉर्मूला ठीक है कि नहीं, कैसे चेक कर सकते हैं, डायमेंशनली और यूनिट वाइज। तो देखिए डाइपोल मोमेंट का आप पॉज करके खुद से करके कोशिश करो, बोलो डाइपोल मोमेंट की यूनिट की बात करें अपन हैं तो वो क्या होता है, कूलाम इंटू मीटर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। तो कूलाम पर मीटर स्क्वायर हो गया, कूलाम पर मीटर स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड का कूलाम पर मीटर स्क्वायर, तो राइट हैंड साइड का भी कूलाम पर मीटर स्क्वायर आना चाहिए। तो बेस्ट है, देखिए काई इलेक्ट्रिक काई की कोई यूनिट होती नहीं है, एप्सिलॉन नॉट और ई की निकालेंगे हम। तो इसके लिए बेस्ट रहेगा ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो ई के साथ, तो एक साथ आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ई की डायमेंशन क्या, क्यू बाई आर स्क्वायर। क्यू का कूलाम, आर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर, तो आ गया कूलाम पर मीटर स्क्वायर। तो दोनों तरफ यूनिट वाइज डायमेंशन वाइज एक ही है, फॉर्मूला करेक्ट है, थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। फाइन, ओके। ये इलेक्ट्रिक काई को कहते हैं इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम, वो होता है आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट -1। फाइन, कूलाम्स लॉ को रेफर कीजिएगा, उसमें भी इसके बारे में इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी के बारे में बताया, इस पर न्यूमेरिकल भी हमने लिया है वहाँ पर। ओके, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट कैन बी अप्लाइड टू द डाइलेक्ट्रिक विदाउट इट्स इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। जब तक उसमें इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन नहीं हो तब तक हम कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर सकते हैं, वो वैल्यू उस डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहलाता है। फाइन, इसका ऐसा यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर, और प्रैक्टिकल यूनिट होता है किलो वोल्ट पर मिलीमीटर। कुछ डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर्स की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बताई गई है, वैक्यूम के लिए इन्फिनाइट है, एयर के लिए 0.8 से 1, पोरोसिलिन के लिए 4 to 8, और इसी तरीके से बाकी मटेरियल के लिए। ये जस्ट रेफरेंस के लिए याद नहीं रखना है इसको। फाइन, अब हम जानते हैं इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक प्लेट इन द कैपेसिटर। ये कैपेसिटर में अगर डाइलेक्ट्रिक प्लेट डालते हैं अपन तो उस पर क्या इफेक्ट होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज पर क्या इफेक्ट होता है। सबसे पहले हम लेके चल रहे हैं कैपेसिटर को, हमने चार्ज किया फिर बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिया। चलिए पहले कैपेसिटर को चार्ज कर लेते हैं, राइट। बैटरी का वोल्टेज डिफरेंस है वी नॉट, और फिर हम बैटरी से इसको डिस्कनेक्ट करेंगे। मान लीजिए इस पे मैक्सिमम चार्ज स्टोर हुआ है क्यू नॉट। ओके, अब इस पे एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया आपने। अब क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से देखिए चार्ज तो कांस्टेंट रहेगा, राइट, लेकिन वोल्टेज चेंज हो जाएगा। कैसे होगा उसको भी अपन देख लेते हैं। फाइन, यहाँ कुछ प्रॉपर्टी लेते हैं, यहाँ इसका रीजनिंग देखते हैं। सबसे पहले चार्ज की बात करें
तो चार्ज एक बार जो स्टोर हो गया कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्यू नॉट के बराबर होगा। क्यू नॉट लगाया हमने इनिशियली, है ना, बिफोर डिस्कनेक्टिंग विद द बैटरी। इसी तरीके से चार्ज डेंसिटी तो सिंपली चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ द प्लेट्स तो चेंज हो नहीं रहा, तो वो सिग्मा नॉट के बराबर होगा। क्लियर है? बिकॉज देर इज नो एक्सटर्नल एजेंट लाइक अ बैटरी टू मूव द चार्ज फ्रॉम और टू द प्लेट। अब बैटरी आपने हटा दिया, बैटरी आपको चार्ज देगी या बैटरी की तरफ चार्ज आएगा, तो वो तो हट गया, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज रहेगा, है ना, तो वो कांस्टेंट रहेगा। अब बात करें कैपेसिटेंस का। कैपेसिटेंस डिपेंड करता है ज्योमेट्री ऑफ द कैपेसिटर और नेचर ऑफ द मीडियम का। हाँ ठीक है, मीडियम आपने चेंज कर दिया है, ज्योमेट्री वही है, तो के टाइम्स इसकी कैपेसिटी हो जाएगा। क्लियर? वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज पहले के कंपेयर में 1/k टाइम्स या के फैक्टर से कम हो जाएगा। क्यों? देख लीजिए, V क्या होता है, Q/C, है ना, ठीक है, चार्ज वही रहा Q0, लेकिन कैपेसिटेंस तो बढ़ गया, कैपेसिटेंस बढ़ गया आपका, तो Q0/C0 क्या था, V0 आपका, तो V0/K हो गया, तो वोल्टेज डिफरेंस है अब कम हो गया है। फाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देखा था पोलराइजेशन में कम हो जाता है, E0/K हो जाता है। यहाँ देखने की कोशिश करें, E क्या होता है, V/D, और V क्या हो गया था, V0/K, राइट, तो आपका V0/D तो क्या हो गया, E0, तो E0/K हो जाएगा, है ना, इस फैक्टर से कम हो जाएगा। हमने वहाँ डायरेक्ट लिखा था, यहाँ एक्सप्लेन कर दिए बात को। एनर्जी, स्टोर एनर्जी है वो भी कम हो जाएगी। स्मॉल यू फैक्टर होता है एनर्जी डेंसिटी के लिए, वो भी कम हो जाएगा। कैसे? स्टोर एनर्जी हाफ से V², सी कैपेसिटी बढ़ गई है, KC0 हो गया, है ना, वोल्टेज कम हो गया, V0/K स्क्वायर कर दिया हमने यहाँ पर, एक K कम हो गया यहाँ पर, तो ऐसा लिख सकते हैं। अब हाफ C0 V0 स्क्वायर U0 हो गया, तो U0/K हो गया। इसी तरीके से एनर्जी डेंसिटी तो पर यूनिट वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम दोनों प्लेट्स के बीच का स्पेस वही है अभी, है ना, दोनों प्लेटों के बीच में लगने वाला फोर्स हमने पिछले चैप्टर के अंदर आप रेफर कर सकते हैं, कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस, उसमें प्लेट्स पर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है वो इतना होता है Q²/2 A ε0। कैसे है, हमने वहाँ ड्राइव करा है प्रीवियस लेक्चर पे। फाइन। Q0 है, कोई चेंज हुआ नहीं है, बाकी एरिया ऑफ द प्लेट्स चेंज हुआ नहीं है, तो देखिए फोर्स उतना का उतना ही रहेगा। तो क्लियर हो गया कि कैपेसिटर को चार्ज किया जाए और बैटरी को हटाकर एक स्लैब डाल दी जाए तो फिजिकल प्रॉपर्टी में किस तरीके से चेंजेस आता है ना, इनको रिवाइज कीजिएगा, रेफर कीजिएगा। दूसरा केस लेता है, कैपेसिटर इज चार्ज्ड और बैटरी को इस पर कनेक्ट रखेंगे और फिर स्लैब डालेंगे। पहले चार्ज कर लेते हैं एक बैटरी से, बैटरी का EMF है V0, तो इतना ही वोल्टेज डिफरेंस जनरेट हो गया है, कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इसमें टोटल चार्ज Q0 स्टोर हो गया है। फाइन। अब एक स्लैब इसमें डाल दिया है, लेकिन बैटरी को डिस्कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो वोल्टेज डिफरेंस उतना ही बना रहेगा क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है आपके पास में। तो यहीं से बात को स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कि बैटरी कनेक्टेड है तो पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही रहेगा, पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर इक्वल टू दैट ऑफ द बैटरी। फाइन। हाँ, आपका जो कैपेसिटेंस होता है वो डिपेंड करता है ज्योमेट्री ऑफ द कैपेसिटर पर और नेचर ऑफ द मटेरियल पर। नेचर ऑफ द मटेरियल आपने चेंज कर दिया है मीडियम का, है ना, मीडियम चेंज हो गया एयर के कंपेयर में के, तो के टाइम्स हो जाता है। तो वैसे ही देख सकते हैं आप ε0 A/D, तो ε0 की जगह अब एप्सिलॉन आएगा और एप्सिलॉन क्या होगा, के ε0, तो के टाइम्स हो जाती है कैपेसिटी, है ना, प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है इसको, डायरेक्ट की बात को। चार्ज भी के टाइम्स हो जाएगा। कैसे? क्यू क्या होता है, CV, और C क्या हो गया, के टाइम्स, तो KC0 के टाइम्स हो गया है ना, कैपेसिटी बढ़ गई है पहले के कंपेयर में। C0 V0 क्या था, इनिशियली चार्ज था, बैटरी कनेक्टेड है और चार्जेस में फ्लो करेगा, कैपेसिटी बढ़ गई है। मान लीजिए पानी की टैंक से कनेक्टेड है, पानी की एक मोटर, है ना, ओके, और आपने एक बड़ा टैंक कनेक्ट कर दिया है, तो जब तक वो फिल नहीं होगा तब तक पानी और उसके अंदर आएगा, है ना। पहले छोटी टैंक था, भर गया, बॉल ने उसको बंद कर दिया, पूरी कैपेसिटी तक भर गया, मान लो 5 लीटर का टैंक था, अब आपने मान लीजिए 1000 लीटर का टैंक जोड़ दिया है, तो उसमें और 500 लीटर पानी आएगा, तो कैपेसिटी बढ़ गई है ना, तो चार्ज और फ्लो होगा जब तक कि ये फिलअप नहीं हो जाता है, तो चार्ज बढ़ जाएगा Q0।
और चार्ज डेंसिटी भी इसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि चार्ज डेंसिटी क्या होती है, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ द प्लेट वही है। तो Q K Q नॉट है, तो सिग्मा भी K सिग्मा नॉट हो जाएगा। फाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं होगा, उसका कारण समझ लीजिए, बैटरी कनेक्टेड है इसलिए वी डी, तो पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है V नॉट बाई डी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही रहेगा। एनर्जी स्टोर K टाइम्स हो जाएगी, और एनर्जी डेंसिटी भी कैसे, हाफ से V स्क्वायर होता है ना, C क्या है K C नॉट, वोल्टेज चेंज नहीं हुआ, बैटरी कनेक्टेड है इसलिए। तो आप देखिए हाफ C नॉट V नॉट स्क्वायर क्या था U नॉट, तो और एनर्जी स्टोर हो गई, चार्ज और आया ना, फोर्स बिटवीन द प्लेट K स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। कैसे, उसको देख लेते हैं अपन। फोर्स का फॉर्मूला क्या था, Q स्क्वायर ओवर 2 A एप्सिलॉन नॉट, चार्ज K टाइम्स हो गया ना, K स्क्वायर Q नॉट स्क्वायर, Q नॉट स्क्वायर ओवर 2 A एप्सिलॉन नॉट क्या था, F नॉट, तो K स्क्वायर टाइम्स हो गया। तो क्लियर हो गया कि जब कैपेसिटर को चार्ज करते हैं, बैटरी को डिस्कनेक्ट नहीं करें और एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दें, तो फिजिकल प्रॉपर्टी में इस प्रकार से चेंजेस आता है। क्लियर इट इज। आपके लिए एक समरी तैयार कर देते हैं दोनों केसेस की, कि हमने कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज ली थी, दो केसेस में बैटरी को डिस्कनेक्ट किया था चार्ज करने के बाद में, और बैटरी कनेक्ट रहा था। तो बैटरी यदि डिस्कनेक्ट कर देते हैं हम, तो चार्ज रिमेन सेम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से, लेकिन बैटरी कनेक्टेड रहता है तो K टाइम्स हो गया था, देखा था अपन ने, है ना। कैपेसिटेंस दोनों केस में K C नॉट टाइम्स हो गया था। इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट केस में जब बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी थी तो डिक्रीज हो गया था, E नॉट बाई K हो गया था, याद करें। लेकिन दूसरे केस में बैटरी कनेक्ट थी, वोल्टेज डिफरेंस उतना ही था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही रहा था। फर्स्ट केस में बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी थी, आपने देखा था पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो गया था V नॉट बाई K। इसमें बैटरी कनेक्ट है, इसने इतना ही रहा था। एनर्जी स्टोर की बात की थी, तो बैटरी डिस्कनेक्ट करने पर तो देखिए चार्ज उतना ही रहा था, एनर्जी स्टोर उतनी ही रहती है, लेकिन बैटरी कनेक्ट करने के बाद में चार्ज और फ्लो करता है, एनर्जी और स्टोर हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, K टाइम्स हो जाती है। क्लियर है। अब जितना भी हमने यहाँ तक स्टडी किया है, देख लेते हैं इस पर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, फाइंड वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द कैपेसिटर if the two dielectric plates are placed as shown in the figure। दो डाइलेक्ट्रिक प्लेट्स आपको दिखाई दे रही हैं, K1 K2, जो कि इन कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में रखी गई हैं, प्रोवाइडेड K1 कम है K2 से, राइट। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा कम डिक्रीज होगा, यहाँ ज़्यादा डिक्रीज होगा, एयर में E नॉट यदि हम मान लें, है ना, ये कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे। वाई एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया, एक्स एक्सिस पर एक प्लेट से डिस्टेंस की बात कर रहे हैं हम। फाइन। तो यहाँ थोड़े से कोऑर्डिनेट मार्क कर लेते हैं अपन, जहाँ जहाँ वेरिएशंस दिखाई देगा। मान लीजिए एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड है E नॉट, तो ये मैक्सिमम वैल्यू है E नॉट। ओके, कहीं पर जहाँ ये पहली डाइलेक्ट्रिक स्लैब आपने रखी है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा, कितने फैक्टर से, K1 फैक्टर से, E नॉट बाई K1, राइट। ओके, ये मार्क कर लिया हमने। और यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर K2 फैक्टर से कम हो जाएगा, तो E नॉट बाई K2 हो जाएगा। देखिए यहाँ थोड़ा ज़्यादा कम होगा क्योंकि K2 ज़्यादा है, तो इसके कंपेयर में ये आपका कोऑर्डिनेट नीचे होगा, है ना। फाइन। ओके, चलिए बनाते हैं। एयर में कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है दो कैपेसिटर की प्लेट के बीच में, तो ये कांस्टेंट दिखा दिया यहाँ पर, राइट। फिर जैसे ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब स्टार्ट होगा तो E नॉट बाई K1 हो जाएगा, तो फटाफट से यहाँ जाएगी ये वैल्यू, राइट। और यहाँ तक इतनी रहने वाली है, यहाँ तक कांस्टेंट रहेगी। क्लियर है। फिर एयर आ गया तो दोबारा E नॉट आ गया, तो दोबारा से E नॉट हो जाएगा, यहाँ गया दोबारा से, और पूरे एयर वाले इस लाइन से इस लाइन तक E नॉट ही बना रहेगा। फिर इसमें E नॉट बाई K2 हो जाएगा, तो डिक्रीज होकर यहाँ जाएगा सीधा, ये सो नो, और E नॉट बाई K2, ये कांस्टेंट रहेगा यहाँ तक, राइट। फिर आप यहाँ पर बात करें तो दोबारा से E नॉट हो जाएगा, यहाँ जाएगा और कांस्टेंट बना रहेगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन। क्लियर। ओके, क्वेश्चन है स्क्रीन पर आपके सामने, फाइंड वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद इन द कैपेसिटर इफ कंडक्टिंग एंड डाइलेक्ट्रिक प्लेट्स आर प्लेस्ड। इस बार कंडक्टिंग प्लेट भी रख रहे हैं। देखिए K1 को इन्फिनाइट दिखाया है, इन्फिनाइट किसके लिए होता है, कंडक्टर्स के लिए, और K2 आपका K है यहाँ पर। फाइन। ओके, कोई डाइलेक्ट्रिक प्लेट है यहाँ पर।
वाई एक्सिस पर आपने वोल्टेज ले लिया और एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस को दिखा दिया है। अब ये कुछ कोऑर्डिनेट मार्क कर लिए हैं कन्वीनियंस के लिए। मान लीजिए ये डी है, डी डी सेपरेशन पे है ना, 2D 3D 4D एंड 5D। ओके, कंपटीशन में आया हुआ एक क्वेश्चन है तो वो हमने जटिल ले लिया है समझाने के लिए। अब मान लीजिए इस पॉजिटिव प्लेट पर पोटेंशियल V नॉट है, तो पॉजिटिव प्लेट से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, अब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता चलाता है तो E इंटू डी कम होता हुआ चला जाएगा, वोल्टेज डिफरेंस है ना। यहाँ E नॉट होता है तो E नॉट इंटू डी, तो यहाँ पर ये V नॉट माइनस E नॉट इंटू डी वोल्टेज होगा। जैसे जैसे डिस्टेंस के साथ वोल्टेज कम होता हुआ चला जाएगा, है ना। ओके, तो ग्राफ स्टार्ट करें पहले यहीं से अपन। V नॉट से घटकर कितना हो गया है, V नॉट माइनस E नॉट टी। क्लियर है यहाँ तक? ओके, उसके बाद में देखिए इस कंडक्टर के अंदर में तो हमने देखा है सरफेस पे जो होता है इनसाइड में भी उतना ही वोल्टेज रहता है, तो ये कुछ कमी करता नहीं है कंडक्टर, तो यहाँ पोटेंशियल उतना ही रहेगा। ठीक बात है। फिर जैसे आप डी सेपरेशन पे जाएंगे तो फिर ई नॉट मल्टीप्लाई बाय डी और कम हो जाएगा। यस और नो? तो ये लाइन बता रहा है इसमें और कमी हो जाएगी। इसने तो जीरो कमी करी है, फिर ई नॉट डी और कमी हो गई है, तो ये वोल्टेज कम होकर यहाँ आ गया ई नॉट डी। क्लियर है? ओके, यहाँ हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है ई नॉट बाई के, राइट। तो कमी तो होगी, तो कितनी कमी हो जाएगी, ई नॉट डिवाइडेड बाई के मल्टीप्लाई बाई डी, कम होगा, है ना। तो ये थोड़ा सा कम, ये गैप से थोड़ा कम गैप दिखा दिया। ये कितना है देखिए, माइनस ई नॉट बाई के मल्टीप्लाई बाई डी, राइट। ओके, तो ये यहाँ इतना रह गया। फिर दोबारा से एयर आ गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, है ना। तो ये एयर आ गया है, तो फिर दोबारा से ई नॉट मल्टीप्लाई बाई डी और कम हो जाएगा इस फैक्टर के अंदर। तो ये माइनस ई नॉट डी और कम हो गया है, तो ये लाइन यहाँ आ जाएगी आपकी। तो क्लियर हो गया क्वेश्चन सभी को? फाइन। चलिए अब फाइनल आर्टिकल देख लेते हैं इसका, शेयरिंग ऑफ चार्जेस बिटवीन द कैपेसिटर्स। सबसे पहले हम दो कंडक्टर्स या कैपेसिटर्स जिनका कैपेसिटेंस है C1 C2, उन पर चार्जेस हैं Q1 Q2 और चार्जेस हैं तो पोटेंशियल्स होंगे, मान लिया V1 V2 है। फाइन, ये दो कंडक्टर्स ले लिया हमने कन्वीनियंस के लिए, इनकी जगह कैपेसिटर भी ले सकते हैं, राइट। Q1 Q2 चार्जेस हैं इन पर, तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल भी होगा V1 V2, राइट। इनकी कुछ ज्योमेट्री है, रेडियस है, तो इनकी कैपेसिटी भी होगी। जैसे स्फीयर की बात करें तो 4πε0r होती है, पिछले चैप्टर में देखा था हमने। सेकंड की मान लेते हैं R2 है, तो कुछ कैपेसिटी होगा C2 है, राइट। तो सबसे पहले बिफोर शेयरिंग ऑफ द चार्ज, जब तक ये आइसोलेट हैं, दोनों अलग अलग हैं, दोनों को कॉन्टेक्ट नहीं लाए हैं, तब देखते हैं अपन। तो टोटल चार्ज सिस्टम का कितना है, दोनों को मिलाकर Q1 प्लस Q2, राइट। चार्ज को क्या लिख सकते हैं हम, C1 V1, Q2 को C2 V2, राइट। टोटल कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम की बात करें तो कितना होगा, C1 प्लस C2। कोई इश्यू नहीं है यहाँ तक? फाइन। ओके, अब बात करते हैं, अगर इनको किसी एक फाइन वायर से कनेक्ट कर दें अपन, व्हेन कंडक्टर्स और द कैपेसिटर कम इनटू फिजिकल कांटेक्ट, जैसे हमने वायर से कनेक्ट किया तो इसको फिजिकल कांटेक्ट में आ गए दोनों इन एनी वे, या तो टच करा दें या किसी फाइन वायर से, तो क्या होता है, देयर इज ए फ्लो ऑफ द चार्ज। चार्ज का फ्लो होता है कहाँ से, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ। कब तक होता है, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता, जिसे हम कॉमन पोटेंशियल कहते हैं, राइट। हमने वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इस बात को डिस्क्राइब किया था कि ये चार्ज का फ्लो कैसे होता है कंडक्शन प्रोसेस के अंदर। आप चाहें तो रेफर कर सकते हैं इसे। हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ चार्ज का फ्लो होता है। हमने मान लिया फर्स्ट पर हाई वोल्टेज है, तो फर्स्ट से सेकंड को चार्ज का फ्लो होगा। क्लियर? कब तक होगा, जब तक कि दोनों का वोल्टेज इक्वल नहीं हो जाएगा। उस समय पर मान लिया फर्स्ट पर चार्ज आ गया Q1 डैश और सेकंड पर आ गया Q2 डैश, राइट। तो अब ये चार्ज का शेयरिंग हो गया, तो उसके बाद में इनकी प्रॉपर्टीज में क्या चेंजेस आएगा। कॉमन पोटेंशियल फाइंड करना चाहें यदि हम, तो V क्या होता है, Q/C, सिस्टम की बात कर रहे हैं अपन, तो Q1 डैश प्लस Q2 डैश हुआ। लेकिन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से सिस्टम का टोटल चार्ज तो पहला वाला ही रहेगा, Q1 प्लस Q2।
कैपेसिटी ज्योमेट्री और मीडियम पे डिपेंड करता है, तो कैपेसिटी अभी भी वही है ना, C1 प्लस C2। वैल्यू रख दें C1 V1 C2 V2 और C1 प्लस C2, तो ये कहलाता है कॉमन पोटेंशियल, है ना। ओके, अगर ये कंडक्टर है वाकई तो C हम जानते हैं 4πε0R होता है, यानी कि C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया R के, तो C1 को R1 लिख सकते हो, C2 को R2, ऐसे नीचे। क्लियर? ओके, अब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? चार्ज जैसे फर्स्ट पे जाना चाहें तो C1 इंटू वी कहना है। अभी V दोनों में कांस्टेंट हो तो चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आपका, किसके? सिंपली कैपेसिटी के, है ना। तो Q1 डैश और Q2 डैश C1 बाई C2 होगा। तो Q1 निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा? C1 ओवर C1 प्लस C2 मल्टीप्लाई बाई टोटल चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन C1 के प्रोपोर्शन में, राइट। रेडियस के टर्म्स में लिखना चाहें तो C की जगह R लिख दीजिएगा। इसी तरीके से Q2 डैश की बात करें तो Q2 डैश C2 के प्रोपोर्शन में जाएगा, है ना, टोटल चार्ज का। और रेडियस की टर्म्स में लिखेंगे तो C को R रिप्रेजेंट कर दीजिए। क्लियर हो गया? लॉस ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग ऑफ द चार्ज बिटवीन द कैपेसिटर, जब कैपेसिटर्स या कंडक्टर्स को कनेक्ट करते हैं तो शेयरिंग ऑफ द चार्ज के दौरान कुछ एनर्जी का लॉस होता है, फाइंड कर लेते हैं। टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बिफोर शेयरिंग क्या था? हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। क्लियर है? अच्छा, आफ्टर शेयरिंग ऑफ द चार्ज बात करें तो हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर, V कॉमन वोल्टेज आ गया था, है ना। तो डिफरेंस ले लें UI माइनस UF, UI ये आपके पास में और ये UF, वैल्यू रख दिया आपने। अच्छा, अब यहाँ से V स्क्वायर और हाफ को कॉमन ले सकते हैं, जिससे इजी रहेगा कॉमन वोल्टेज की जो वैल्यू निकाली थी वो रखना। तो ये फैक्टर हमारे पास में आ गया है, जिसमें कि हमने हाफ और V स्क्वायर कॉमन ले लिया है। कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू हम रख देते हैं, याद करो क्या था, C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, राइट। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ऊपर एक C1 प्लस C2 का फैक्टर है, नीचे स्क्वायर है, तो एक कट हो जाएगा तो एक बच जाएगा, और C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर कर दें अपन, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB अप्लाई करके, ठीक बात है। ओके, अब एक काम करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं ट्वाइस C1 प्लस C2। तो ये एलसीएम लिया तो C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर में C1 प्लस C2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे ये फैक्टर एच इट इज रहेगा। ओके, इसको सॉल्व करते हैं अपन। पहले C1 से मल्टीप्लाई किया, चेक करें आप तो ये आ जाएगा, फिर C2 से करें तो C1 C2 V1 स्क्वायर, इसी तरीके से C2 V2 स्क्वायर, बाकी ये फैक्टर एज इट इज है ना। ओके, अब एक काम करते हैं, ये यदि हम ब्रैकेट ओपन कर दें तो साइन चेंज हो जाएंगे इसके, ये तो माइनस रहेगा, ये माइनस हो गया। क्लियर? और डिनोमीटर एज इट इज रहेगा। अब जो चीज़ें कैंसिल होती है उसे कैंसिल कर दें। देखें C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, एक प्लस माइनस। इस तरीके से ये C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर ये प्लस और माइनस कैंसिल हो गया, राइट। C1 C2 वाले ये फैक्टर्स ये रह गए आपके। ओके, अच्छा, ये दोबारा से एक बार हमने लिख दिया है यहाँ पर कि कैसे कैंसिल किया था हमने। अब कैंसिल होने के बाद में ये फैक्टर्स हमारे पास में रह रहे हैं। अब देखिए न्यूमरेटर में C1 C2 को कॉमन ले सकते हैं आप, तो आपके पास V2 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस ट्वाइस V1 V2 बचेगा, बाकी तो एज इट इज है 2 और C1 प्लस C2। इसको गौर से देखें आप तो V2 माइनस V1 का होल स्क्वायर या V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर होगा, है ना। वो डिपेंड करेगा कौन सा बड़ा है, V1 बड़ा है कि V2 बड़ा है। ये लहर जैसा साइन है, वेव जैसा, इसका मतलब होता है विच एवर द बिगर, उसमें से आप छोटे को माइनस करेंगे। V1 बड़ा है तो, है ना, V1 में से, और V2 बड़ा है तो वैसे मैथमेटिकली तो स्क्वायर है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, है ना। अब आप गौर से देखें, ये स्क्वायर है, ये कैपेसिटी हमेशा पॉजिटिव होती है, तो ये डेल्टा U जो हमने सॉल्व करके लेके आ रहे हैं UI माइनस UF, ये तो पॉजिटिव आने वाला है। पॉजिटिव है इसका मतलब तो ये हुआ कि इनिशियली एनर्जी ज़्यादा थी, फाइनली कम हो गई है। कम हो गई है तो इसका मतलब देयर इज ए लॉस ऑफ एनर्जी व्हेन टू चार्ज कंडक्टर और कैपेसिटर आर कनेक्टेड टुगेदर। जब भी कंडक्टर या कैपेसिटर को कनेक्ट करेंगे तो शर्तिया एनर्जी का लॉस होगा ही होगा। ये एनर्जी लॉसेस होती है जब वायर को कनेक्ट करते हैं, उसमें हीट के रूप में आप देखेंगे वो वायर थोड़ा सा हीट अप हो जाता है, फाइन।
अब इस पर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। कैपेसिटी ऑफ द टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स एंड C and 2C, दे आर चार्ज अप टू द वोल्टेज V एंड बैटरी इज रिमूव। बैटरी रिमूव कर दिया तो चार्ज का आना जाना बंद हो गया, चार्ज टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम कांस्टेंट रहेगा, है ना, देखा था हमने। डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K को इंसर्ट कर रहे हैं प्लेट ऑफ द कैपेसिटर जिसका की कैपेसिटेंस था C, यानी फर्स्ट वाले पे, सेकंड में नहीं किया है। नाउ कैपेसिटर आर कनेक्टेड विथ ईच अदर, देन पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर, यानी वो कॉमन पोटेंशियल आपको फाइंड करना है दोनों पर, राइट। तो इस पूरे प्रोसेस में चार्ज कंजर्व रहेगा, टोटल चार्ज, है ना। तो हम लिख सकते हैं कि टोटल चार्ज Q है तो Q1 प्लस Q2 Q1 डैश प्लस Q2 डैश Q होगा। वैल्यू रख देते हैं अपन। इनिशियली V वोल्टेज की बैटरी था आपका, तो पहला हो गया CV और दूसरा हो गया 2CV, है ना। दोनों कनेक्ट किया है आपने, बैटरी हटा दिया है, कोई इश्यू नहीं है। टोटल चार्ज की बात कर रहे हैं, वो तो कांस्टेंट रहेगा सिस्टम का। पहले में कि आपने एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया, मान लीजिए दोनों कॉमन वोल्टेज वायर से कनेक्ट करने के बाद में V0 आ जाता है, यहाँ कॉमन वोल्टेज को V0 कह रहे हैं। ये 3CV हो गया, यहाँ से CV0 को कॉमन ले लिया K+2, C को आप कैंसिल कर सकते हैं यहाँ से, तो दोनों पर वोल्टेज कितना आएगा 3V/K+2, यानी कौन सा ऑप्शन आएगा, फोर्थ वन। क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने नजर आ रहा है। इन द फॉलोइंग सर्किट टू आइडेंटिकल कैपेसिटर्स ए बैटरी ए स्विच आर कनेक्टेड एज शॉन, जैसा कि डायग्राम में दिखाई दे रहा है। द स्विच इज ओपन एंड देन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 आर इंसर्टेड इन द कंडेंसर। फिर बाद में हम यहाँ से स्विच को ओपन करेंगे, अभी यहाँ एक स्विच है। द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम बिफोर एंड आफ्टर फिलिंग द डाइलेक्ट्रिक, पहले पूरा सर्किट आपके पास बैटरी कनेक्टेड है, राइट। उसके बाद में स्विच को ओपन करेंगे, तो दोनों केसेस में एनर्जी का रेशियो चाहिए। तो इनिशियली तो स्विच आपका क्लोज है, फाइन। तो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इनिशियली बात करें, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर लगाएंगे, है ना। वैल्यू रख दिए, हाफ CV स्क्वायर हाफ CV स्क्वायर। क्यों, दोनों आइडेंटिकल कैपेसिटर हैं, तो दोनों की कैपेसिटी को CC मान लिया हमने। वोल्टेज बैटरी देखिए दोनों के अक्रॉस में, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा। तो इनिशियली बात करें तो CV स्क्वायर एनर्जी स्टोर है, राइट। अब बात करते हैं अपन फाइनली आपने स्विच ओपन कर दिया, स्विच ओपन कर दिया और एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसमें इंसर्ट कर दिया, राइट। दूसरे में भी इंसर्ट कर दिया आपने। टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम फाइनली हाफ C1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 स्क्वायर, फॉर्मूला तो ऐसे लगेगा। C1 अब ये K टाइम्स हो जाता है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना दे रखा है 3, तो ये 3C हो गया, है ना। इसके अक्रॉस में बैटरी है, तो इसके अक्रॉस में वोल्टेज V रहेगा। ये बैटरी से डिस्कनेक्ट है, तो इसमें जो पहले चार्ज था वही रहने वाला है, चार्ज कंजर्व रहने वाला है, ध्यान दें, राइट। तो यहाँ हम एनर्जी का फॉर्मूला लगा रहे हैं Q²/2C वाला, Q²/2C वाला। क्यों, यहाँ वोल्टेज नहीं, क्या चीज़ कांस्टेंट रहेगा आपका, चार्ज कांस्टेंट रहेगा, राइट, ओके। और ऑफ कोर्स डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट किया है, तो वो कैपेसिटी चेंज हो जाएगा, फाइन। सॉल्व करते हैं इसको। शुरू में चार्ज कितना था CV, तो C² V² कर दिया हमने, ये नीचे 6C हो गया, ओके। ये सॉल्व किया आपने, एक C कट हो जाएगा तो 1/6 CV² हो जाएगा। तो फाइनली इसको सॉल्व करें अपन, 3/2 1/6 को, तो यहाँ 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, 9 + 1, तो ये 10/6 आएगा, यानी कितना आ जाएगा 5/3 CV²। हमसे बोला है रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ द कैपेसिटर्स इनिशियली एंड फाइनली, तो हमें रेशियो चाहिए UI और EF का। इनिशियली कितना था CV², अभी कितना हो गया है 5/3 CV², तो रेशियो कितना आ गया हमारे पास में, CV² कैंसिल होने पर 3:5। क्लियर हो गया क्वेश्चन। Next question, two identical capacitors have the same capacitance C. One of them is charged to V1 और other को V2. The negative ends of the capacitor are connected together, है ना, ठीक से कनेक्ट किया इसका मतलब। When the positive ends are also connected, the decrease in energy of the combined system है। चार ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं, इनमें से बताना है अपने को।
हमने देखा था डिक्रीज इन एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, 1/2 C1 C1 प्लस C2 मल्टीप्लाई बाई V1 माइनस V2 का स्क्वायर, राइट। वैल्यू रख दें अपन, दोनों की कैपेसिटी सी है, फाइन। एक को V1 दूसरा V2 से चार्ज किया आपने। सॉल्व करें इसको, ऊपर C स्क्वायर हो गया, ये 2C हो गया, एक C कैंसिल हो जाएगा आपका, तो C/2 बचेगा, तो 1/4C हो गया, तो ये आपका आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है, फोर्थ वन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। फोर्थ क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, ए 2 माइक्रोफैरड कैपेसिटर इज चार्ज, डायग्राम दिखाया गया है क्वेश्चन में। द परसेंटेज ऑफ इट्स एनर्जी डेसिपेटेड आफ्टर द स्विच हैज टर्न टू द पोजीशन 2, चार ऑप्शंस हैं, कुछ ऐसा है सिचुएशन। शुरू में देखिए फर्स्ट से कनेक्टेड है, जब ये सेकंड पर टर्न हो जाएगा तो कितनी एनर्जी का लॉस होगा, स्टोर्ड एनर्जी का, ये आपसे पूछा गया है, फाइन। सबसे पहले टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इनिशियली हाफ C1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, वैल्यू रख देते हैं 2V स्क्वायर, क्योंकि ये तो बैटरी से कनेक्टेड है जब स्विच 1 के साथ में कनेक्टेड है, लेकिन सेकेंड वाला कैपेसिटर कनेक्टेड नहीं है तो ये 0 है, राइट। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये V स्क्वायर, ये 0, तो इनिशियली एनर्जी कितना स्टोर है, V स्क्वायर के बराबर। जब फर्स्ट से स्विच सेकंड से कनेक्ट हो जाता है तो बैटरी डिस्कनेक्ट हो जाती है, दोनों कैपेसिटर आपस में कंबाइंड हो जाते हैं, तो शेयरिंग द चार्ज होगा, कॉमन पोटेंशियल रिसीव करेगा। तो सबसे पहले हम कैपेसिटर जो कॉमन पोटेंशियल रिसीव करते हैं उसको फाइंड कर लेते हैं, है ना, क्योंकि जो पढ़ने वाली V0 क्या दिया हमने, फॉर्मूला क्या था, C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, है ना। चलिए वैल्यू रख देते हैं, पहला का कैपेसिटी कितना है 2 और सेकंड का कितना है 8, इनिशियली इस पर कोई वोल्टेज नहीं था, फाइन, 2 + 8, ओके। तो ये 2V/10 हमारे पास आ गया, यानी कि कितना आ गया 1/5V, राइट। अब टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम फाइनली फाइंड कर लेते हैं, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, वैल्यू रख दें, C1 कितना है 2, V1 कितना, दोनों का कितना आ गया V/5 है ना, हाफ C2, और सेकेंड वाला कितना है 8 माइक्रोफेरेड आपका, और ये V/5, दोनों पर वोल्टेज आ गया, कॉमन पोटेंशियल। 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ 2 से 8 होगा तो 4 बचेगा यहाँ पर, तो ये V²/25 और ये 4V²/25 है ना, तो ये हमारे पास 5V²/25 आ रहा है, 5 को 25 से कट कर सकते हैं अपन, तो ये 5 आ जाएगा, तो V²/5 बनेगा अपने पास, है ना। चलिए अब परसेंटेज ऑफ एनर्जी डिसिपेटेड की बात कर लेते हैं, एनर्जी का कितना लॉस हुआ जब स्विच को फर्स्ट से सेकंड पर कनेक्ट किया आपने। लॉस ऑफ एनर्जी इनिशियल माइनस फाइनल, इनिशियल के रेस्पेक्ट में मल्टीप्लाई बाय 100, वैल्यू रख लेते हैं, UI की वैल्यू V² आया था, UF का V²/5 आया था, है ना। तो ऊपर 4V²/5 है, यहाँ से ये V² कैंसिल हो जाएगा, तो 4/5, 5 को 100 से आप कट कर सकते हैं, तो 20 होगा, तो 4 × 20 कितना आ गया, 80% एनर्जी का लॉस होगा। क्लियर हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट टर्न पर हम इस कैपेसिटर का लास्ट लेक्चर लेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। इसमें हम सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर्स, फिर चार्ज एंड वोल्टेज का सर्किट में डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है उसको डिस्कस करेंगे, और साथ में इन पर क्वेश्चंस लेंगे डिफरेंट टाइप के, जिससे कि ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो जो फर्स्ट टाइम आए हैं सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।